गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 11th के बच्चों की डिमांड थी कि मैं कैलकुलस और वेक्टर पे लेक्चर लूँ सो दैट उनको फिजिक्स की पूरी एनालिसिस ठीक से समझ में आए। तो आज मैं डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके जो बेसिक फार्मूले हैं उसको डिस्कस करेंगे और फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके फंडामेंटल्स आपको अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा सीरियस रहना होगा। फिजिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इस ग्राफ में एक्स वाई प्लेन शो करा हुआ है और इसमें रेड कलर से एक कर्व बनाया हुआ है। इस कर्व का इक्वेशन कैलकुलस में लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x। ये कोई गिवन कर्व है, इक्वेशन लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x। मे भी आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि x को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और y इक्वल्स एफ एक्स इसका इक्वेशन शॉर्ट में लिखा जाता है। y इक्वल्स एफ एक्स पढ़ा जाता है y एज ए फंक्शन ऑफ x। इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट लिया हुआ है, पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स उसका x, y। सेकेंड पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अगर कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझाया जाए, पॉइंट P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं x, और पॉइंट P का x से परपेंडिकुलर हाइट, इसको बोलते हैं y। एंड सपोज परपेंडिकुलर फुट इज P1, दिस वन इज ओरिजिन। पॉइंट Q का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x, पॉइंट Q का x एक्सिस से परपेंडिकुलर हाइट y प्लस डेल्टा y, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज Q1। इस डायग्राम में ये टोटल डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x होएगा। बहुत कंसंट्रेट रहना बच्चों। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होएगा। दोनों का डिफरेंस जो PS होगा वो फिर खाली डेल्टा x होएगा। ये हाइट y होगा और पॉइंट Q का टोटल हाइट y प्लस डेल्टा y होगा। दोनों का डिफरेंस QS वो सिर्फ डेल्टा y होगा। Q को पॉइंट P से ज्वाइन करा जाए, उसको प्रोड्यूस कर दिया जाए पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज, वो एक एंगल बनाएगा अल्फा। ज्योमेट्री में PQ को कॉर्ड बोलते हैं, इट्स अ कॉर्ड टू द गिवन कर्व। अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो कॉर्ड लाइन है इसका स्लोप बताओ, तो जो कॉर्ड लाइन है वो PS से वही एंगल बनाएगा, आई मीन अल्फा बनाएगा जो यहाँ पे बन रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ अ लाइन की थ्योरी पढ़ते हो, tan अल्फा। इसी एंटी क्लॉकवाइज अल्फा का tan उसका स्लोप कहलाता है। tan अल्फा की वैल्यू हम लोग इस छोटे से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड लाइन, आपका जवाब होगा इट शुड बी tan अल्फा, दैट इज हाइट QS अपॉन बेस PS, but QS is delta y and PS is delta x.
So tan alpha, slope of the chord PQ, tan alpha equals QS upon PS. That is delta Y upon delta X. डेल्टा वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, इसको डेल्टा एक्स रहने दो। मैंने बोला कि कर्व का इक्वेशन y एज ए फंक्शन ऑफ x होता है। आई मीन कैलकुलस नोटेशन में y को fx लिखते हैं। आई मीन आर x इक्वल्स x, y इक्वल्स y, रिटर्न एज fx। तो अगर x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो y की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो y की वैल्यू चेंज होकर सिंबल्स में होगा y प्लस डेल्टा वाई। सो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स सेफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसको यहाँ से समझने के बाद इसमें कुछ और काम करना होगा। अगर मैं पॉइंट Q को इस रेड कलर के कर्व के अलोंग पॉइंट P की तरफ ले आऊं, मान लो यहाँ पे ला दिया, अगर मैं Q को यहाँ पे ला दिया तो मेरी PQ कार्ड छोटी हो जाएगी और PQ कार्ड को प्रोड्यूस करूँगा तो वो कुछ यहाँ से पास करेगी और उसका जो अल्फा एंगल वो भी चेंज हो जाएगा। सोचो, और अगर मैं Q को यहाँ पे ले आया हूँ तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल छोटा होगा तो डेल्टा वाई रिड्यूस होगा, डेल्टा एक्स भी रिड्यूस होएगा, मगर अल्फ़ा भी छोटा होगा। इसी तरह से Q को मैं करीब ला रहा हूँ, कर्व के लाऊं, और Q को लाते 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 बिल्कुल P के बहुत करीब ले, एग्जैक्टली P पर नहीं, P के ठीक बगल में Q को ले आऊं तो P और Q को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन बन जाएगी। देखो, Q मैं P के बहुत करीब ला चुका हूं, तब Q और P को अगर ज्वाइन किया जाए तो PQ बहुत छोटा हो जाए, कॉर्ड बहुत छोटा हो जाएगा, और उस छोटे से कॉर्ड को प्रोड्यूस किया जाए तो जो डार्क ब्राउन कलर की लाइन है ये लाइन बन जाएगी। और ज्योमेट्री बता रही है कि जो PQ कॉर्ड बहुत छोटा होने पर जब प्रोड्यूस करने पर ये लाइन बन जाएगी, इसी लाइन को मैथ की लैंग्वेज में हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तुम्हारी कॉर्ड जो है वो टैंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। Q और P इतने करीब आ जाएंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस टैंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट P। इसको P पर बना हुआ टैंजेंट माना जा सकता है और अल्फा रिड्यूस होकर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और tan अल्फा चेंज होकर tan थीटा कहलाएगा और tan थीटा इस टैंजेंट का स्लोप कहलाएगा। स्लोप और ग्रेडियंट tan थीटा कहलाएगा उस टैंजेंट का जो टैंजेंट आपने इस रेड कलर के कर्व पे ड्रा किया है और पॉइंट P पे ड्रा किया है और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। इज इट? तो प्यारे बच्चों, इसको मैथमेटिकली कैसे समझा जाएगा? मैथमेटिकली लिखा जाएगा, tan अल्फा की जगह पर tan थीटा लिखा जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वैसे ही रहेगा, और ये मैथ की लैंग्वेज है, लिखते हैं लिमिट, शॉर्ट फॉर्म LT, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ऐसा क्यों लिखते हैं? फिर से देखो, जैसे जैसे पॉइंट Q P के करीब आएगा डेल्टा वाई भी रिड्यूस होगा, डेल्टा एक्स भी रिड्यूस होगा। जब Q बिल्कुल बगल में आ जाएगा तो डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाएगा, उसको
टेंस टू जीरो बोलते हैं। और डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, देखो उसको भी टेंस टू जीरो बोलते हैं। जब क्यू पी के बहुत करीब आ जाएगा तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो इक्वल टू जीरो में फ़र्क है। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करवाना इक्वल टू जीरो नहीं करवाना है, क्यू को बगल में ही रखना है। ऐसी कंडीशन में जो कॉर्ड लाइन थी वो टेंजेंट बन जाएगी और tan अल्फा चेंज होकर tan थीटा बन जाएगा। तो मैथ में सिखाते हैं कि जब tan अल्फा चेंज होकर tan थीटा हो जाता है तो इस क्वांटिटी में एक लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरह से लिखने का प्रोविज़न है। तो जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाता है तो डिफरेंशियल कैलकुलस में उसको dx लिखते हैं, और डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाता है तो कैलकुलस में उसको dy लिखते हैं, और tan अल्फा tan थीटा बन गया और ये क्वांटिटी dy बाई dx बन गई। थोड़ी देर पहले समझाया हूँ कि tan थीटा को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द tangent drawn to the curve y equals fx at point P whose coordinates are x comma y. So finally dy by dx is nothing but tan theta, and tan theta is gradient or slope of the tangent drawn to the curve at point P whose coordinates are x comma y. तो dy by dx को अदरवाइज क्या बोलते हैं? The differential coefficient of y equals fx with respect to x at any point is equal to the slope of the tangent drawn to the curve representing y equals fx at that point. अगर आपसे कोई फिजिकल मीनिंग पूछे dy by dx का तो फिजिकल मीनिंग बताओगे दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द tangent drawn to the curve at any point P whose coordinates are x, y. ये किसी टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा dy by dx, और dy by dx को अदरवाइज कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स fx। फिर से सुनो, कभी कभी इसको डेरिवेटिव ऑफ y भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स fx विथ रिस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट, इसको बोलते हैं। और ये होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द tangent drawn to the curve representing y equals fx at that point. इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फिजिक्स में कैसे यूज करोगी? इसको फिजिक्स में रेट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ बॉडी, that is v, defined as rate of change of distance s with respect to time t at the given instant। इसको लिखते हैं बिग डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, इसको कहते हैं बिग टाइम इंटरवल, इस पूरे रेशियो को एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दें, इसका मतलब हुआ कि क्वांटिटी वेरी 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 स्मॉल होने जा रही है, तो डिस्टेंस भी वेरी 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 स्मॉल होगा। तो कैलकुलस में ये ds हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, और ds बाई dt को फिजिक्स में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये स्मॉल नहीं होगा, लार्ज होगा, डेल्टा में लिखा होगा, तो इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। जब ये वेरी वेरी स्मॉल होता है लिमिट लगाने के बाद, तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी टाइम t इक्वल्स t। और भी एग्जांपल्स होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, अगर ये बिग चेंज इन वेलोसिटी है और ये बिग टाइम इंटरवल है,
इसको एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगा दें, ये वेरी स्मॉल होगा डी टी, और ये भी वेरी स्मॉल होगा डी वी। फिर इस रेशियो को डी बाई डी टी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए कहते हैं। तो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी। और अगर v की वैल्यू यहाँ से उठा लो डी एस बाई डी टी, वी को यहाँ ला के रख दो डी एस बाई डी टी, डी एस का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी टू। जब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का क्लास लूँगा तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव का मीनिंग समझा दूँगा। अभी मैं यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो आप इसको अदरवाइज कैसे डिफाइन करोगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको पढ़ते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ instantaneous velocity is defined as instantaneous acceleration. सिमिलरली इसका और भी फिजिक्स में इस्तेमाल है, जैसे एक एग्जांपल और है, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ बॉडी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। लीनियर मोमेंटम पी को शॉर्ट में एम बी लिखते हैं, एम बी हो गया। अगर एम बी को पी लिख दूँ तो पी मोमेंटम हो गया, ये डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी पी अपॉन डी टी न्यूटन सेकेंड लॉ में रिजल्टेंट फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों कैलकुलस का इस तरह से धीरे धीरे आपको इस्तेमाल समझ में आएगा कि फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फंडामेंटल फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। Derivation of each formula will be given in the mathematics class by math teacher using first principle. In physics, we suggest learning of the formulas only. मतलब ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, इसका जो डेरिवेशन है वो मैथ टीचर आपको मैथ के क्लास में देंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करके डिराइव करेंगे। फिजिक्स में हम लोग डेरिवेशन फार्मूले का नहीं बताएंगे, केवल फार्मूले को लर्न करना सिखाएंगे और उसको अप्लाई करना सिखाएंगे। आप बुरा मत मानिएगा, पूरे इंडिया में फिजिक्स टीचर यही करते हैं, डेरिवेशन नहीं बताते। आई मीन कैलकुलस के फार्मूले का डेरिवेशन नहीं बताते, सिर्फ यूज करना सिखाते। फर्स्ट फार्मूला, इफ से सम कांस्टेंट देन डी डी एक्स ऑफ से इज 0। डी वाई बाई डी एक्स को डी डी एक्स ऑफ वाई भी लिखते हैं और वाई की वैल्यू यहाँ पे सी मानी गई है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो 0 होता है। इफ y इक्वल्स सी एक्स वेयर सी इज अ कांस्टेंट देन डी वाई बाई डी एक्स यू कैन से डी डी एक्स ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आप अलग से ब्रैकेट में रख सकते हो। डिफरेंशियल का रूल होता है, इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो मल्टीप्लाइड होती है तो डिफरेंशियल के बाहर निकल आता है। बच्चों सी को बाहर निकालो, सी को बाहर निकालोगे तो बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स आई मीन डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होके ये 1 हो जाता है, तो खाली सी रह जाता है। तो इसका आंसर आता है सी। देन थर्ड फार्मूला, if y equals c into u where c is again constant but u is a function of x, I mean u is variable, then dy by dx डी डी एक्स ऑफ सी यू। y की वैल्यू हमेशा अलग से ब्रैकेट में रखा जा सकता है, मैथमेटिकली अलाउड है, इसमें कोई परेशानी नहीं। c को फिर से कांस्टेंट बताया है तो इसको डी डी एक्स के बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे तो यहाँ मिलेगा डी यू बाई डी एक्स, सी इंटू डी यू बाई डी एक्स। देन फोर्थ फार्मूला, y इक्वल्स एक्स पावर n where n is a constant real number, constant real number, then dy by dx, x पावर n को यहाँ पे ला के रख लो,
तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। देन नंबर 5, if y equals e power x, then dy by dx, that ddx of e power x equal to e power x। बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, अलजेब्रा में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। स्मॉल ई इसमें जो दिखाया है ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है स्मॉल ई। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। देन डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल्स ई पावर। नेक्स्ट फार्मूला, इफ y इक्वल्स log x to the base e, then dy by dx, that is ddx of log x is 1 by x। बट बच्चों इस फार्मूले का लिमिटेशन है कि log का बेस जो होना चाहिए वो स्मॉल ही होना चाहिए, यही वाला स्मॉल ही, तब होता है ddx of log x इक्वल्स 1 by x। y इक्वल्स sin x, dy by dx, ddx of sin x is cos x। y equals cos x, then dy by dx, ddx of cos x is minus sin x। If y equals tan x, then dy by dx, ddx of tan x equals sec square x। Then y equals cot x, then dy by dx, ddx of cot x is minus cosec square x। ये सभी फार्मूले आपको लर्न करने होंगे, लर्न कर लोगे तो इसको इस्तेमाल करना इजी हो जाएगा। और सारे डेरिवेशन आपको मैथ टीचर पढ़ाएंगे, तब तक आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट फार्मूला, इफ y इक्वल्स sec x, then dy by dx, ddx of sec x equals sec x into tan x। Then y equals cosec x, then dy by dx, ddx of cosec x is minus cosec x into cot x। y equals a into e power bx। बच्चों इसमें a को कांस्टेंट माना गया, b को भी कांस्टेंट माना गया, एंड दे आर रियल कांस्टेंट्स। x वेरिएबल है, e पावर bx वेरिएबल हो जाएगा। डिवाइड बाय dx, ddx ऑफ दिस y, पुट द वैल्यू ऑफ y। बच्चों इसका रूल होता है कि एक जो एक्सटर्नल कांस्टेंट है ये तो तुरंत बाहर निकल आएगा, देखो आ गया। इसको इंटरनल कांस्टेंट कहोगे। इंटरनल कांस्टेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, परमानेंटली यहाँ से रिमूव नहीं करते, कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर ई पावर बी एक्स को रिपीट कर देते हैं। तो यही इसका फार्मूला होता है, ए बी इंटू ई पावर बी एक्स। नेक्स्ट फार्मूला, इफ y इक्वल्स a into x power n, where a is external constant and n is internal constant। a को भी रियल कांस्टेंट बोलते हैं, n को भी रियल कांस्टेंट बोलते हैं, बट x को तो वेरिएबल करते हैं। निकालना है आपको डिवाइड बाय dx, y की वैल्यू यहाँ पे रख डालो, a को तुरंत बाहर निकालो, निकाल लिया। और ये जो इंटरनल कांस्टेंट है उसके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और x पे पावर लिखो n माइनस वन। एक्स पे पावर होता है n माइनस वन, ये बन गया फार्मूला। Next formula is y equals a into log bx to the base c। We have to find out dy by dx, then you can say ddx of y। y की वैल्यू ब्रैकेट में लिख डालो, एक्सटर्नल कांस्टेंट तुरंत बाहर निकालो, निकाल लिया। इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करो, कर लिया। जैसे log x का फार्मूला 1/x रटे हो तो इसको 1/x टाइप का लिखो, मगर x की जगह पे bx को रिपीट कर डालो। फाइनली b और b कैंसिल आउट होगा और बचेगा a/x। नेक्स्ट फार्मूला, y इक्वल्स a sin bx, where a and b both are real constants। Then we have to find out dy by dx, you can say ddx of a sin bx, a external constant taken outside,
फिर बचेगा डी डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स। बी बच्चों इंटरनल कांस्टेंट है, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, परमानेंटली रिमूव नहीं करो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करो। और जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर पड़े हो तो इसकी जगह पे कॉस एक्स लिख डालो और एक्स की जगह पे बी एक्स पूरा का पूरा लिखो। कहते हैं कि इंटरनल कांस्टेंट परमानेंटली रिमूव नहीं होता, केवल कॉपी पेस्ट होता है और कॉस एक्स लिखते वक्त बी को मेंटेन करा जाता है। ये हो गया फार्मूला। देन y इक्वल्स a cos bx, देन डिवाइड बाय dx इज डी डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू रख दिया, a है एक्सटर्नल कांस्टेंट, बाहर निकालो, मिलेगा डी डी एक्स ऑफ cos bx। बच्चों b को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, कर लिया, और cos x का डिफरेंशियल ऊपर पड़े हो माइनस साइन x, तो माइनस लगा दो, साइन x लिखने की कोशिश करो, बट x की जगह पे b लगा के लिखो। b को परमानेंटली रिमूव कभी नहीं करते, b को मेंटेन रखो। देन y इक्वल्स tan bx, dy बाय dx इज डी डी एक्स ऑफ y। ये फिर से एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लो उसको, फिर बचेगा डी डी एक्स ऑफ tan bx। ऊपर फॉर्मूला पढ़े हो डी डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। तो बच्चों b को कॉपी पेस्ट करो, इंटरनल कांस्टेंट को हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं, परमानेंटली रिमूव नहीं करते। फिर फार्मूला सीखे हो डी डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x लिखने की कोशिश करो, बट x की जगह पे bx को मेंटेन रखो, bx को मेंटेन रखो, b को कॉपी पेस्ट करो, यही सब दिमाग में डालो। इफ y इक्वल्स cot bx, देन डिवाइड बाय dx इज डी डी एक्स ऑफ a cot bx। a को बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ cot bx। ऊपर पढ़े हो cot x का फॉर्मूला, ऊपर पढ़े हो डी डी एक्स ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, यही पढ़े हो। फॉर्मूले का फॉर्मेट मेंटेन करो, इंटरनल कांस्टेंट b को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे लिख डालो माइनस कोसेक स्क्वायर बी एक्स। b को x के साथ मेंटेन रखो, यहाँ पे माइनस लगा। Your next formula is y equals a sec bx, then dd x of a sec bx, a taken outside, then we have dd x of sec bx। तो बच्चों ये b इंटरनल कांस्टेंट उसको कॉपी पेस्ट करो और ऊपर फार्मूला पढ़े हो डी डी एक्स ऑफ sec x is sec x tan x, डी डी एक्स ऑफ sec x is sec x into tan x। बस करना ये होगा कि b को x के साथ मेंटेन करना होगा। देन y इक्वल्स a cosec bx, देन डी डी एक्स ऑफ a cosec bx। a को बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ cosec bx, इसमें b इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करो और डी डी एक्स ऑफ cosec x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फॉर्मेट वही मेंटेन रखो, लेकिन x के साथ b को मेंटेन रखो। नेक्स्ट फार्मूला y इक्वल्स a कोसेक bx, देन डी डी एक्स ऑफ a कोसेक bx। a को बाहर निकालो, देन वी हैव डी डी एक्स ऑफ कोसेक bx। b इंटरनल कांस्टेंट उसको कॉपी पेस्ट करो और ऊपर फार्मूला पढ़े हो बच्चों डी डी एक्स ऑफ कोसेक x इक्वल्स माइनस कोसेक x कॉट x, ऐसे पढ़े हो, माइनस लगा दो, b कॉपी पेस्ट करो, कोसेक x की जगह पे कोसेक bx लिखो और कॉट x की जगह पे कॉट bx लिखो। इंटरनल कांस्टेंट को हमेशा मेंटेन रखते हैं, परमानेंटली रिमूव नहीं करते इसको। ये जो 21 फार्मूलाज आपको मैंने बताए, फिजिक्स का काम इतने से हो जाएगा। मैथ में तो आपको और भी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन मेरे फिजिक्स का काम इतने से हो जाएगा। तो 21 फार्मूलाज कैसे यूज किया जा रहा है, आई मीन कैसे लिखा जा रहा है, इसको आप कैच करो और न्यूमेरिकल्स में पूरी फिजिक्स में अप्लाई होगा, डेरिवेशंस में अप्लाई होगा। ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, केवल इसको एक्सप्रेस करने का मेथड जो सिखाया उसी को कैच करने की ज़रूरत है बच्चों। इसके बाद होता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1,
दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन रूल. If y equals u plus v, where u and v are functions of x, I mean these are variables, I mean these are two different functions of x, then dy by dx. बच्चों जब यहाँ डी डी एक्स लगाओगे तो डी डी एक्स यहाँ भी लगाओगे. कहते हैं कि प्लस और माइनस पे डी डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डी डी एक्स यू पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और डी डी एक्स वी पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्लस है तो प्लस मेंटेन रहेगा. तो डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया यू और वी पर, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल. माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते और प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, और ये जो डी बाई डी एक्स है वो यू और वी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन रूल. बच्चों ये बुक है फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी अपनी किताब है. नंबर 2, इफ y इक्वल्स यू इंटू वी, वेर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x. ये दोनों x के अलग अलग फंक्शन हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है. मुझको डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए होगा, तो जब डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए होगा तो इसमें दो टर्म ऐसे लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल. बच्चों कैसे लर्न करोगे, इसको लर्न करने का टेक्निक बता रहा हूँ. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. शॉर्ट में इसको ऐसे पढ़ती हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इस तरह से आप इसको लर्न कर लो. अदरवाइज लिखोगे u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल. फिर होता है y इक्वल्स u बाई v एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x. बच्चों यहाँ पे डिवाइड करा गया है, यहाँ निकालना है फिर से आपको डिवाइड बाई डी एक्स. y की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रख दो, जिसको कोसेंट रूल बोलते हैं. डिवीजन करा गया है, जिसको कहते हैं इसको पूरे को कोसेंट रूल. कैसे लर्न करोगे, इसको डिनोमिनेटर बोलो, सॉरी इसको डिनोमिनेटर बोलो, इसको न्यूमरेटर बोलो. इस पूरे का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है डिनोमिनेटर स्क्वायर इन डिनोमिनेटर एंड इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर. इस तरह से बच्चों इसको लर्न कर लो, इसको कहते हैं कोसेंट रूल. फिर से समझाता हूँ. एक लाइन बना दो, अपान वाली लाइन, नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर ऊपर चले आओ डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर. इस पूरे एक्सप्रेशन को कहते हैं कोसेंट रूल. ये नंबर 4, दिस इज कॉल्ड चेन रूल. इफ y is function of u and u is function of x, y is function of u and u is function of x. ये दोनों अलग अलग फंक्शन है बच्चों. y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, बट पूछा गया डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एक चेन डेवलप करनी होगी. y u का फंक्शन है, इसको सिर्फ u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकती हो. यहाँ लिख डालो dy बाई डी यू. और u x का फंक्शन है, तो u को खाली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स. u को x में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, y को u में करोगे तो dy बाई डी यू लिखोगे. यहाँ पे इंटू का सिंबल दे दो. ऐसा करने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि डी यू कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी. लेकिन ऐसा करना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि y u का फंक्शन था, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और u x का फंक्शन था, u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा. तो मजबूरी थी इसको ऐसे लिखना था, इसको ऐसे लिखना था. इन मल्टीप्लाई करने पर फाइनली आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी. तो न्यूमेरिकल करते वक्त पहले ये सॉल्व अलग से करोगे,
इसको अलग से करोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। y इज फंक्शन ऑफ t एंड x इज g ऑफ t। बच्चों क्या होता है कि फंक्शन का सिंबल f दिखाते हैं, और जब एक जैसा रिपीट होने का रहता है तो उसको अलग अलग पहचान देने के लिए कभी कभी f की जगह पे g सिंबल यूज होता है। लेकिन g सिंबल भले से लिखा है लेकिन इसका भी मतलब फंक्शन ही होता है। आई मीन एक्स टी का एक अलग फंक्शन है और वाई टी का एक अलग फंक्शन है, तो अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे एफ सिंबल यूज किया जाता है, यहाँ जी सिंबल यूज किया जाता है, मगर ये भी एक तरह का फंक्शन ही होता है। एक्स और वाई दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मैथ की लैंग्वेज में यहाँ टी को पैरामीटर बोलते हैं, या टी इज़ अ पैरामीटर। पूछा है आपसे डिवाइड बाई डी एक्स, डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसलिए बच्चों कि वाई एक्स का फंक्शन है ही नहीं। वाई जब एक्स का फंक्शन है ही नहीं तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकता। वाई टी का फंक्शन है, यहाँ लिख डालो डी वाई बाई डी टी, और एक्स भी टी का फंक्शन है, यहाँ लिख डालो डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे ऑब्लिक लगा दो, आई मीन डिवाइड कर दो। जब डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे तो डी टी कैंसिल आउट होगा और बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डिवाइड करने से कोई मैथमेटिकल डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम आसानी से हो गया, क्योंकि वाई को टी में किया जा सकता है और एक्स को भी टी में किया जा सकता है। बच्चों ये जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो इसको कहते हैं पैरामेट्रिक रूल। पैरामेट्रिक रूल। इसके बाद आपको सीखना होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज y is function of x, then dy by dx, you can say dy by dx is first derivative of y with respect to x। जब y को x में एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसको रीड करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतनी तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखो क्या होगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स तुमने निकाला ऊपर, उसको बाहर एक बार और डी डी एक्स लगा दो। एक बार और डी डी एक्स लगाने का मतलब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो, तो शॉर्ट में लिखते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। बच्चों इसको डी स्क्वायर नहीं पढ़ना चाहिए। डी स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि डी स्क्वायर का मतलब होता है डी इंटू डी, और मल्टीप्लिकेशन का रूल तब अप्लाई होता है जब डी एक रियल नंबर होता है। तो डी इंटू डी यहाँ मकसद नहीं है, यहाँ पे डी को डी में मल्टीप्लाई नहीं करा गया है, क्योंकि ये जो अकेला डी है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये रियल नंबर कतई नहीं है। और उसी तरह से यहाँ वाला जो डी है वो भी एक ऑपरेटर है, वो रियल नंबर कतई नहीं है। तो तुम मल्टीप्लाई इनको नहीं कर सकते। जब मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते तो आप इसको डी स्क्वायर रीड नहीं करोगे, इसको शॉर्ट में रीड करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू। प्रॉपर मेथड यही है, बाकी तुम्हारी मर्जी। डी टू वाई बाई डी एक्स टू ऐसे कहोगे, लिखोगे डी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। इसको शॉर्ट में कैसे रीड करोगे? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे पढ़ोगे। सिमिलरली बच्चों ये जो सेकेंड डेरिवेटिव निकाले हो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, बाहर से डी बाई डी एक्स लगा दो, ऐसे लगा दो। इसको ब्रीफ में लिखोगे डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री ऐसे लिखोगे। और इसको कैसे रीड करोगे? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिखो, बाहर डी डी एक्स लगा दो। जब ऐसे डी डी एक्स लगा देते हो
तो शॉर्ट में लिखते हो d4y/dx4। रीड करते हो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ोगे। तो अगर ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है तो आप डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ। मालूम है, डिफ्रेंशिएट करते चला गया और ये हो गया nth डेरिवेटिव। जब यहाँ n लिखोगे तो यहाँ पे n-1 लिखोगे, यहाँ n-1 लिखोगे, और इसको तुम एक बार और dx लगा दो यहाँ पे, ये हो गया dny/dxn। रीड करोगे nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो प्रोसीजर आपको मैंने ऊपर सिखाया, कई बार डिफ्रेंशिएट करने का प्रोसीजर, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। बच्चों इसके बाद होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसका मतलब क्या होता है देखो, फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे जो इस तरह से अंडुलेट हो रहे होंगे। अंडुलेट होने का मतलब होता है बच्चों ऑसिलेट होना। ऑसिलेट होने का मतलब कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं इसको। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर यह डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। इस तरह के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि आपको बहुत सारी पीक्स नज़र आएंगी। जैसे तुम्हारी फर्स्ट पीक है, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक है, और कुछ डिप्रेशंस नज़र आएंगे, गड्ढे नज़र आएंगे। ये फर्स्ट डिप्रेशन है, ये सेकंड डिप्रेशन है। बच्चों जो पीक होता है उसको हम लोग मैथ की लैंग्वेज में लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। लोकल मैक्सिमम पॉइंट का मतलब इस जो पीक वैल्यू है उसे थोड़ा लेफ्ट साइड और थोड़ा राइट साइड एक इंटरवल बना लिया जाए, तो उस छोटे से इंटरवल में उस लोकल इंटरवल में ये वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए इसको लोकल मैक्सिमम कहा गया। सिमिलरली ये छोटे से इंटरवल में ये मिनिमम है, इसको लोकल मिनिमम कहा गया, इसको लोकल मैक्सिमम कहा गया, फिर ये लोकल मिनिमम हो गया, फिर ये लोकल मैक्सिमम हो गया। और ये जो रेड कलर का कर्व है इसका मैथ में इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इक्वल्स एफ एक्स। रीड करते हो y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये कोई फंक्शन का ग्राफ है और वो डिफाइंड है बिटवीन a एंड b। कहा गया है कि वो a कॉमा b के बीच डिफाइंड है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल a कॉमा b इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। बच्चों मैथ में आप डोमेन और रेंज पढ़ते हो, एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके बीच में फंक्शन डिफाइंड होता है उसको फंक्शन का डोमेन कहते हो। और इस डोमेन में y की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको अगर इंटरवल बना के लिख दिया जाए तो फंक्शन का रेंज कहलाता है। तो y की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं, और x की वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है उसको डोमेन बोलते हैं। तो इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब देखो कुछ और समझ लो, ये जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है उसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट x1 है। लोकल मिनिमम करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट x2, फिर लोकल मैक्सिमम x3, लोकल मिनिमम x4, फिर लोकल मैक्सिमम x5। तो ये जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम का करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है, ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट इन सभी पॉइंट्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है इसमें से हर पॉइंट पर तुम्हारा फंक्शन या तो मिनिमम है और या तो मैक्सिमम है, इसलिए इनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। प्रॉपर्टी डेवलप करूँ, देखो एक बात बताना चाहता हूँ कि एट एवरी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट the slope of the tangent drawn
स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन दैट इज डिवाइड बाय dx, कोऑर्डिनेट में tan थीटा बोलते हैं, थीटा की वैल्यू 0 आएगी, tan 0 0 होगा, यानी कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाओगे उसका जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो यहाँ टेंजेंट बना दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, सारे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएंगे, आई मीन दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये टेंजेंट और एक्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो स्लोप डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या आएगी? tan 0 दैट इज 0। तो क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और ये जब x की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़। अब उसके बाद कैसे कंफर्म होगा कि कहाँ पे मिनिमा होगा, कहाँ मैक्सिमा होगा? तो उसके लिए मैथ में ये रूल इस्टेब्लिश करा गया है। बच्चों मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो मैथ में रूल इस्टेब्लिश करा गया है इसका डेरिवेशन मैथ में ही पढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम लोग केवल इसको सीखेंगे कि ये रूल क्या होता है। तो मैंने डिवाइड बाय एक्स 0 करके क्रिटिकल वैल्यू सॉल्व कर रखी है। अगला स्टेप क्या होगा? वी फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ये भी एक्स का एक फंक्शन ही आता है, आई मीन एक फार्मूला आता है। तो ये जो फार्मूला मिलेगा, एक्स का फंक्शन जो मिलेगा, उसमें एनी वन क्रिटिकल वैल्यू पुट करोगे, x1, x2, x3, x4, x5, इसमें से कोई एक क्रिटिकल वैल्यू इस फार्मूले में पुट करोगे और इसको सॉल्व करके इसका साइन टेस्ट करोगे। तो माना कि मैंने कोई क्रिटिकल वैल्यू पुट कर दिया, पांचों में से कोई एक क्रिटिकल वैल्यू पुट किया तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन मुझे क्या मिला? नेगेटिव मिला। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो कहा जाएगा कि y इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, आई मीन उस क्रिटिकल वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होएगी? मैक्सिमम होगी, आई मीन वहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तब आप क्या डिसीजन लोगे? देन यू विल से y इज मिनिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। फिर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर क्या मानोगे कि y क्या होगा? मिनिमम होगा, उस क्रिटिकल वैल्यू पर y मिनिमम होगा। तो बच्चों मैंने रूल्स तो आपको सिखा दिए, अब इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखने होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैं कराने जा रहा हूँ सो दैट सारे फार्मूले आपको ठीक से समझ में आ जाए। गिवन y इक्वल्स 2 into x power 4, then find out all possible derivatives of y. So y equals 2x power 4, then first we'll find first derivative divided by dx, that is dx of y. Put the value of y, 2 taken outside, then we have dx of x power 4. बच्चों यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला लगाओगे। पहले आप थोड़ी देर पहले पढ़े हो dx of x पावर n, फॉर्मूला पढ़े हो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पावर n minus 1. What is n? n is 4. So finally what you have? 8 into x cube. Done. हो गया। अब निकालो d2y by dx2, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, ddx of 8x cube, 8 taken outside, then we have ddx of x cube. फिर x पावर n का फॉर्मूला लगा दो, n is 3 now, so it should be n into x power n minus 1,
then finally 24x square. Done. d3y by dx3, it means what? dx of सेकेंड डेरिवेटिव निकाल चुके हो, इतना निकाले हो, उसको ला के यहाँ रखो, एक बार और dx लगाओ, इसको कहोगे थर्ड डेरिवेटिव, 24 टेकन आउटसाइड, बचेगा dx ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पावर n का फॉर्मूला लगाओ, लुक n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, दैट इज 48x। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, dx ऑफ 48x, ये फोर्थ डेरिवेटिव कहलाएगा, 48 टेकन आउटसाइड, x पे कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 मानोगे, 10 की वैल्यू 1 मानोगे, डिफ्रेंशिएट करो, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, so 1 minus 1 is 0, so here you have 48 into x power 0, और x पावर 0 1 होता है, पहले से जानते हो, क्या मिलेगा 48। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, dx ऑफ 48, थ्योरी पढ़े इसको फिफ्थ डेरिवेटिव कहोगे, थ्योरी पढ़े हो कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आज ही बताया हूँ, इसका डेरिवेटिव 0 आया। बच्चों जब फिफ्थ डेरिवेटिव 0 आ गया तब इसके आगे और कोई डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, आई मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फर्दर डेरिवेटिव इसका पॉसिबल नहीं है, 6th 7th 8th डेरिवेटिव अब पॉसिबल नहीं है, अब यहीं पे रुक जाएगा, इससे ज़्यादा अब डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, दिस इज ओवर। वन मोर क्वेश्चन, y equals 4 into x power 7 by 3, find dy by dx, given y equals 4 into x power 7 by 3, dy by dx, dx of y, 4 taken outside, इसको x पावर n बोलो, लुक n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये कितना आता है, 4/3 आता है, ये 28 होगा और ये 28/3 होगा, तो ये डिवाइड बाई डेक्स की वैल्यू इतनी आ गई। If y equals under root 2 into e power root 3x, then find dy by dx. Given this, you have to find out dy by dx. y की वैल्यू ब्रैकेट में लिख डालो, थ्योरी पढ़े हो कि जो एक्सटर्नल कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसमें से इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर ई पावर बी एक्स का ई पावर बी एक्स लिख डालते हैं, इसको b मानो, फॉर्मूला पढ़े हो ए बी इंटू ई पावर बी एक्स, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू ई पावर रूट 3x, डन। द नेक्स्ट इज y equals 2.4 log 2x to the base c, then find dy by dx, look this is y, find out dy by dx, dx of y, इसको बाहर निकालो, फिर इसका पढ़े हो log x का 1/x, इसको b मानो तो x की जगह पे bx लिखो, ऐसे पढ़े हो, ऊपर log bx था तो पहले तो b को कॉपी पेस्ट करा गया था, फिर 1/bx लिखा गया था, याद करो, 2 को 2 से काटो, बचेगा 2.4/x। द नेक्स्ट इज y इक्वल्स पाई साइन पाई x/3,
find dy by dx at x equals 1 unit. Given y equals this, you have to find out dy by dx, dx of y. बच्चों आपको ये बताया कि ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं और अंदर वाले कांस्टेंट को यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर साइन एक्स का कॉस एक्स रटे हो तो कॉस एक्स लिखते ज़रूर है मगर कांस्टेंट को मेंटेन रखते हैं। ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 3। पहले फार्मूला डिराइव करते हैं, फिर एक्स की गिवन वैल्यू रखते हैं। पूछा है कि डिवाइड बाई एक्स तब निकालो जब एक्स की वैल्यू 1 यूनिट होएगी, तब यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर डालो। लिखोगे एट एक्स इक्वल्स 1, यहाँ रखो 1, रख दिया, इतना मिलेगा। रिपीट कर डालो। बच्चों कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। लिख डालो, सिंप्लीफाई कर डालो। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। If x equals under root 2 cos pi t by 4, then find velocity that is dx by dt। बच्चों काइनेमेटिक्स मैंने पढ़ाया है, जो लोग नहीं पढ़े वो जब दोबारा से पढ़ेंगे तो उनको याद आएगा कि वन डायमेंशनल मोशन में एक्स को डिस्प्लेसमेंट करती हो तो dx by dt को वेलोसिटी करती हो। तो ये वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है। एक्स को टाइम टी के फंक्शन में दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है व्हेन t इक्वल्स 1 से। टी इज टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, जब उसकी वैल्यू 1 सेकेंड होएगी उस वक्त आपको निकालना है वेलोसिटी। एक्स से डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम दे रखा है। चलो करता हूँ, एक्स को रिपीट कर डाला, डेक्स बाय dt चाहिए होगा। बच्चों ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ टी होएगा, करेक्शन कर लेना, यहाँ टी होएगा। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डाला और यहाँ टी लिख डाला। तो थ्योरी यह है कि ये जो कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, निकाल लिया। फिर थोड़ी देर के लिए इसको cos x मानो, तो cos x का माइनस sin x पड़े हो, देखो माइनस लगा दो। लेकिन इसको तो x के बजाय bx जैसा ट्रीट करोगे। ये जो इंटरनल कांस्टेंट था उसको कॉपी पेस्ट करने का रूल बताया, कॉपी पेस्ट करो और माइनस sin x लिखते वक्त x की जगह पे bx को रिपीट कर डालो। नहीं पढ़े ऊपर, x की जगह पे bx को रिपीट कर डालो। b को कॉपी पेस्ट करो, माइनस तो आएगा ही, a को बाहर निकाल डालो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो, कुछ ऐसा आएगा, फिर ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो डेक्स बार dt निकाले हो, इसकी वैल्यू तुम्हें चाहिए t इक्वल्स 1 सेकेंड पर। यहाँ जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर डालो, देखो कर दिया। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू तुम्हें रटी है, 1/√2 होता है। √2 को कैंसिल करा दो, बचेगा माइनस पाई बाई 4। बच्चों ये वेलोसिटी निकाले हो, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलस के फार्मूले को फिजिक्स में यूज करोगे तो फिजिक्स की तरह यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा। ये हो गया यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, हो गया तुम्हारा आंसर। वन मोर क्वेश्चन, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस is 1/7 tan pi by 3v, find out the rate of change of pressure with respect to the volume at volume v equals 1 cubic meter, where p is in Pascal and v is in cubic meter। बच्चों यहाँ पे v को वेरिएबल माना गया, गैस के वॉल्यूम को वेरिएबल माना गया, तो जो प्रेशर होगा वो भी वेरिएबल हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है, मैथ में पढ़ोगे प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम,
बच्चों मैथ में आपको ये सिखाया कि dy बाई dx को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y की जगह पे यहाँ p लिखा है और x की जगह पे यहाँ v लिखा है। ये जो रेट आपसे पूछा है कैलकुलस नोटेशन में कैसे लिखोगे? पहले तो इसको फॉर्मूले को रिपीट कर डालो। डी बाई डी एस की जगह पे डी पी बाई डी वी लिखोगे। पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अदरवाइज इसको लिखोगे डी डी वी ऑफ पी। पी को अलग से ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, मैथमेटिकली ट्रू होता है। फिर पी की ये जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पे ब्रैकेट में ला के लिख डालो। फिर ए tan bx का फॉर्मूला लगा दो। मान लो ये है ए और ये है बी और ये है एक्स। ऊपर बच्चों फॉर्मूला पढ़े हो ए tan bx का, फॉर्मूला पढ़े हो ए बी सेक स्क्वायर बी एक्स। ए बी सेक स्क्वायर बी एक्स यही पढ़े हो। देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, देन सेक स्क्वायर, अगेन बी और इंटू एक्स। फर्क ये है कि ये फिजिक्स है, अब मैथ का काम खत्म हो गया तो फिजिक्स में सिंबल चेंज हो जाएंगे। एक्स की जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम है और वाई की जगह पे प्रेशर पी है। तो यह है ए इंटू बी देन सेक स्क्वायर बी एक्स। तो बेटा फार्मूला रटे रहोगे तो इसको फिजिक्स में इस्तेमाल करना आसान होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। पाई बाई 21 सेक स्क्वायर पाई बाई 3b। अब तुमसे ये जो रेट ऑफ चेंज पूछा था वो तब पूछा था जब वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई थी। वॉल्यूम एक वेरिएबल है, जब उसकी वैल्यू 1 क्यूबिक मीटर हो गई थी तब ये वाला रेट पूछा था। यहाँ पे v की जगह पे 1 क्यूबिक मीटर पुट कर डालो। सेक पाई बाई 3 की वैल्यू रख के स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो, देन यू गेट 4 पाई बाई 21। बच्चों इसको देखकर यूनिट क्या लिखोगे? डीपी चेंज इन प्रेशर है, इसको पास्कल लिखोगे। और टीवी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, इसको तो क्यूबिक मीटर ही लिखोगे। इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट क्या आएगा? आएगा पास्कल पर क्यूबिक मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तब तुम यहीं से सीखो कि मैथ के फार्मूले को फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है। वन मोर क्वेश्चन। सपोज द वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन माइंड v equals √2 cot pi theta, where v is in cubic meter, meter inverse 3। बच्चों ये प्रिंटिंग एरर हो गया। v को वॉल्यूम कहा है, वॉल्यूम तो क्यूबिक मीटर ही होता है। यहाँ माइनस नहीं होएगा, माइनस नहीं होएगा, उसको इग्नोर करो। v is in cubic meter, theta is body temperature in degree Celsius। Find out the rate of change of the volume of the mind with respect to temperature theta at theta equals 46 plus 1 by 3 डिग्री सेल्सियस। बच्चों रेट ऑफ चेंज का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो y की जगह पे v है और x की जगह पे थीटा है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? डी बाई डी थीटा लिखोगे। v का फॉर्मूला रिपीट कर डालो, डी डी थीटा ऑफ v को ब्रैकेट में लिख डालो। अब तुम देखो x की जगह पे थीटा आ गया, यहाँ भी थीटा आ गया। x की जगह पे दोनों जगह थीटा आ चुका है। तो तुम जहाँ जहाँ मैथ में x पढ़े हो अब उसको अपने माइंड में थीटा मान के चलो। बेटा फॉर्मूला क्या लगाने जा रहे हो? a cot bx का फॉर्मूला लगाने जा रहे हो, a cot bx। तो फॉर्मूला आपको क्या सिखाया गया? डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या सिखाया गया? माइनस ए बी कोसेक स्क्वायर बी एक्स। लुक
माइनस ए बी कोसेक स्क्वायर बी एक्स। डिट्टो फार्मूला है बच्चों, फर्क ये है कि एक्स की जगह पे थीटा आ गया, यहाँ भी थीटा लिख डालो। बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला, लर्न किए रहोगे तो रिपीट कर डालोगे। अब ये जो रेट निकाले हो, इसकी वैल्यू तब चाहिए जब थीटा की वैल्यू इतनी होएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ ला के रखो, रख दिया, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़ते हो कि कोसेक एन पाई प्लस थीटा, सॉरी 2n पाई प्लस थीटा, ये इवन नंबर है बच्चों, ये इवन नंबर है, इसको मैं 2n पाई कह सकता हूँ। तो कोसेक 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़े हो बच्चों, पढ़े हो कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स कोसेक थीटा पढ़े हो। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कोसेक थीटा के बराबर होगी, आई मीन कोसेक पाई बाई 3 के बराबर होगा। 2n पाई को हटा देते हैं, वैल्यू कोसेक थीटा के बराबर होता है। उसके बाद स्क्वायर करोगे, फिर -√2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो कोसेक पाई बाई 3 पहले निकालो, फिर स्क्वायर करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कोसेक पाई बाई 3, फिर स्क्वायर, कोसेक पाई बाई 3 सबको पता इतना होगा, फिर स्क्वायर होगा, ये 4/3 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इतना आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से यूनिट डिसाइड करो, चेंज इन वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में आएगा, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो फाइनल यूनिट आएगा क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेल्सियस। इज इट? अब तुम्हें समझ में आया होगा कि कैलकुलस के फार्मूले को फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, अच्छे अच्छे, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, अगले एपिसोड में मैं आपको ये सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, और मज़े की बात यह है कि सारे क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट करे हैं आपको सिखाने के लिए, कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं करा हुआ है, ये सब क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं। और कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में सिखा दूंगा। बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस का आज मैंने पहला लेक्चर लिया, तो उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो मैंने सिखाया, और उन सभी फार्मूले को कैसे यूज करते हैं, आई मीन अप्लाई करते हैं। तो कुछ मैथ के क्वेश्चन कराए, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन कराए, और फार्मूले को अप्लाई करने का टेक्निक सिखाने की कोशिश किया। लेकिन मेरे पास अभी क्वेश्चन के बहुत अच्छे कलेक्शन हैं, तो आई होप मैं नेक्स्ट एपिसोड में अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ अगले एपिसोड में भी बने रहिएगा अगर आप ये कैलकुलस अच्छी से सीखना चाहते हो। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, और अगर नहीं भी बने थे तो कोशिश करो कि बने रहो मेरे साथ, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा ही ब्राइट होगा। मैं तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ, लायक बनोगे तो मुझे दुआएं दोगे, दुआएं दोगे तो मेरा भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो आई होप आप अगले एपिसोड में भी मेरे साथ बने रहोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस सीखते रहोगे, और डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट अगले एपिसोड में ज़रूर होगा। उसके बाद वाले एपिसोड में मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाऊँगा, और आप बहुत ध्यान से सीख लो, मैं सिखा दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, सी यू अगेन।